हाय हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का डिस्कशन लाया हूं, जो कि यह मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज 5 सितंबर है, आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में मनाया जाता है। और सबसे पहले भारत रत्न इन्हीं को मिला था 1954 में। तो आप लोग शिक्षक दिवस के मनाइए और शिक्षक दिवस के आप लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो भी लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसमें 40 क्वेश्चन जो डेली आपको दिया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से यह काफ़ी कारगर साबित होता है। जो भी स्टूडेंट अभी तक इसको फॉलो करते आए हुए होंगे कंटिन्यू, तो उनका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो गया होगा, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें 125 वीडियो अपलोड कर दिया है और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें। वहीं पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। डेली शाम को 7 बजे ग्रुप डिस्कशन चलता है, जिसमें आपको 500 क्वेश्चन लमसम पूछा जाता है, जिसमें साइंस का क्वेश्चन रहता है, जीके का क्वेश्चन रहता है और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता है। वो ग्रुप डिस्कशन करने से आपको फ़ायदा क्या है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में गलत होता है वो कन्फ्यूजन दूर होगा। ग्रुप डिस्कशन करने से यही होता है कि कन्फ्यूजन जब दूर हो जाएगा तो आपसे गलतियाँ नहीं होगी एग्ज़ाम में। तो गलती जब एग्ज़ाम में आप कम करेंगे तो आपका स्कोर भी अच्छा होगा। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको हर सब्जेक्ट पर पकड़ होना चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, इन तीनों सब्जेक्ट पर आप अच्छे से पकड़ कर लेते हैं, उसके बाद मैथ रीजनिंग पर भी आप अच्छे से पकड़ कर लीजिएगा, तो आपका रिजल्ट हर संभव हर एग्ज़ाम में होगा। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने जो भी बात आपको बताया है, ये सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। और सफलता आपको एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। कोई भी सफल व्यक्ति हुआ होगा तो उससे आप पूछिएगा कि रूम में एकत्रित होकर वो पढ़ता है और किसी के इधर उधर के चक्कर में नहीं रहता है, और पढ़ता है और अपना रिवीजन करता है और एग्ज़ाम देने जाता है। तो ऐसा ही आप भी कीजिए और आप भी अपना रिजल्ट लीजिए और आप भी अपने माँ बाप के नाम को रोशन कीजिए और गाँव का जिला का नाम रोशन कीजिए। तो बिहार एसएससी के सामने एग्ज़ाम है, आपको बीपीएससी 67वीं के एग्ज़ाम संभवतः 21 तारीख को नहीं होने की संभावना है, तो 16 अक्टूबर की उसकी संभावना है। आगे आपको बिहार दरोगा की वैकेंसी आएगी, बिहार पुलिस की वैकेंसी आएगी। तो वैकेंसी आने पर तैयारी आपकी नहीं हो सकती है। तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको पहले से ही तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे करके आएंगे। तो चलिए मैं इसी के साथ इस सेशन को शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। कर्म ही पूजा है, यह कथन किसका है? कर्म ही पूजा है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम, दयानंद सरस्वती। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि महात्मा गांधी कर्म ही पूजा है, इनका कथन है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन कहा जाता है, इन्होंने डीआरडीओ की स्थापना आपको 1958 में किया था। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? जो नेत्रावती नदी है वह किस ओर बहती है, यह डायरेक्शन पूछा गया है। पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर। तो नेत्रावती नदी की बात करें तो यह दक्षिण की ओर बहती है। यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। भारत की नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी भारत की जो गंगा है, जिसकी लंबाई आपको 2525 किलोमीटर है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, नंदी हिल्स किस शहर के पास है? जो नंदी हिल्स है यह किस शहर के पास है? तो मैसूर, केरल, उदयगिरी और जैसलमेर। तो नंदी की बात करें तो यह मैसूर यानी कर्नाटक में पड़ता है, यहीं पर है। केरल की बात करें तो केरल में सबसे ज़्यादा नारियल होता है, उदयपुर राजस्थान में पड़ता है और जैसलमेर भी राजस्थान में ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे?
कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे, यह क्वेश्चन पूछा गया है। श्री हरिदास, पंपा, कंबन और रवि कीर्ति। तो कन्नड़ भाषा आपको केरल में बोला जाता है, केरल में मलयालम बोला जाता है। तो कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे, तो आपके यह पंपा थे। क्वेश्चन नंबर 5, गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? यह प्राचीन भारत के क्वेश्चन है। बीजापुर, मैसूर, कोलार और होयसल। तो गंग वंश की राजधानी की बात करें तो कोलार थी। मैसूर आपको कर्नाटक में पड़ता है और बीजापुर की बात करें तो बीजापुर आपको भी कर्नाटक में ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक माइक्रोफैराडे कितने फराडे के बराबर होता है? एक माइक्रोफैराडे जो है वह कितने फराडे के बराबर होता है? तो 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9 और 10 के पावर -12। तो यहाँ पर फराडे की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 10 के पावर -6। 10 के पावर -9 की बात करें तो 1 नैनो बराबर 10 के पावर -9 होता है और पीको बराबर आपको 12 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा गैस चूने की पानी को दूधिया कर देता है? कौन सा गैस है जो चूने की पानी को दूधिया कर देता है? आइए ऑप्शन इसका देखते हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो कौन सा गैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। मीथेन की बात करें जिसे मार्स गैस कहा जाता है, गोबर गैस कहा जाता है, इसका सूत्र होता है आपको CH4। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन वायुमंडल में आपको 21% पाया जाता है और ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया था। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 8, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर जो परियोजना है वह किस नदी पर है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और गंगा नदी। देखिए आपके एग्जाम में ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन ज्योग्राफी से, उसमें नदी से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कभी भी आप नदी को, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो सदाबहार चैप्टर होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आना ही है, तो नदी को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो नागार्जुन सागर परियोजना की बात करें तो यह कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी आपको महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई आपको 1401 किलोमीटर है। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी नदी की लंबाई आपको 1465 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत का गंगा है और दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो आपको कावेरी हो जाएगा। और गंगा नदी की लंबाई आपको सभी को पता है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। यह उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है वह कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में, हैदराबाद में, चंडीगढ़ में और पूना में। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला आपको ऑप्शन डी, यानी कि यह पूना में है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद के साबरमती में किया गया था। फिंगर प्रिंटिंग यानी DNA टेस्ट आपको हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 10, पोलियो वायरस की खोज 1908 में किसने किया था? पोलियो वायरस का खोज कार्ल लैंडस्टीनर, इरविन पोपर, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों के द्वारा यह खोजा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची नगर को, तिरुवनंतपुरम को, मालाबार को और कालीकट को। तो अरब सागर की रानी आपको ऑप्शन ए, यानी कि कोची को कहा जाता है। और केरल की राजधानी आपको तिरुवनंतपुरम थी। कालीकट जो था, यहीं पर वास्को डी गामा पहली बार भारत पहुंचा था 1498 में, जिसकी स्वागत आपको जुमोरिन के द्वारा किया गया था। और दूसरी बार वास्को डी गामा भारत 1502 ईस्वी में आया था, यानी कि 4 वर्ष बाद आया था।
क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार के स्वरूप में दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। और राजीव गांधी खेल रत्न के तहत आपको 15 लाख और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के पुरस्कार के तहत आपको 25 लाख रुपया दिया जाता है। ये भी तीनों ही अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है और पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? मोटर कार का जो आविष्कार किया था, एक व्यक्ति के ही नाम पर कार आता है जिसे कार्ल वेंज कहा जाता है। मोटर कार का आविष्कार आपको कार्ल वेंज के द्वारा किया गया था। रुडोल्फ डीजल यानी कि डीजल का खोज किया था। सबसे दुर्लभ क्षार कौन सा है? 14 नंबर क्वेश्चन, सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। सबसे दुर्लभ क्षार की बात करें तो अमोनिया, NH3, NaOH, KOH और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे दुर्लभ क्षार की बात है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि अमोनिया, NH3। NaOH है सोडियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15, चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? जो चीन में लाल क्रांति कब हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। 1942 में, 1949 में, 1969 में और ऑप्शन डी की बात करें तो 1972 में। तो चीन में लाल क्रांति आपको 1949 में हुआ था। 1942 की बात करें तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक से हुआ था। 1969 की बात करें तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। और वही दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको 1980 में हुआ था। उस समय भी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी, जो कि 6 बैंकों को उस समय किया गया था। और 1972 की बात करें तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था। तो इस तरह सारे ऑप्शन को अच्छे से आपके सामने डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहे। और डिस्कशन को आप देखें और जो भी चीज़ आपको इसमें नया लगे अपने नोटबुक में जरूर नोट करें, उसके बाद इसे रिवीजन करें। क्वेश्चन नंबर 16, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर हराया था? रावी नदी, ताप्ती नदी, चिनाब नदी और नर्मदा नदी। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर हराया था। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलता है और पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे सीधी नदी है, जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है। दुलहस्ती परियोजना की बात करें तो चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 17, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब कर दिया गया? पहले इसको 1921 में इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था और बाद में इसको 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1955। 1935 की बात करें तो RBI की स्थापना आपको 1935 में की गई थी। 1945 की बात करें तो नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। और ऑप्शन डी की बात करें तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापन क्या है? किसी भी देश के आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापन क्या है? तो GDP, शिक्षा, कैलोरी और कुपोषण। तो उसका सबसे अच्छा मात्रक है आपको ऑप्शन ए, यानी कि GDP के द्वारा। कैलोरी में ऊर्जा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो चावल, गेहूं, जौ और बाजरा। तो विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न आपको ऑप्शन सी, यानी कि जौ है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है और दूसरे स्थान पर गेहूं की खेती की जाती है। और भारत में सबसे ज़्यादा चावल आपको हेक्टेयर के हिसाब से पूछेगा तो हो जाएगा आपको पंजाब, और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, और बाजरा आपको राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 20,
कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 1857, 1868, 1876 और 1892। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना आपको ऑप्शन ए 1857 में ही किया गया था। जब कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और 1857 की क्रांति भी 1857 में हुआ था, जो कि 10 मई मेरठ से इसको स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन थे? नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन थे? तो मुसोलिनी, बिस्मार्क, एडोल्फ हिटलर और नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी या सी, यानी कि एडोल्फ हिटलर। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक एडोल्फ हिटलर थे। भारत का नेपोलियन आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, पानी का अनुभार कितना होता है? पानी का जो अनुभार होता है वह कितना होता है? 12 AMU, 15 AMU, 18 AMU और 21 AMU। तो पानी का अनुभार जो आपको सूत्र होता है H2O, तो इसका अनुभार आपको 18 होता है, 16 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। ये जितने भी एलिमेंट दिया गया है आपको 17 ग्रुप यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप का है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि फ्लोरीन है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और फ्लोरीन यहाँ पर नहीं ऑप्शन रहता, तो इसका आंसर क्लोरीन होगा। जब आप प्रेडिक्ट टेबल पढ़ेंगे तो आपको इनर्ट गैस जो 18 वाला है और 17 वाला आपको हाइड्रोजन ग्रुप है, उसमें इस एलिमेंट को क्रम से दिया गया है। पहले फ्लोरीन, उसके बाद क्रोमीन, उसके बाद ब्रोमीन और तब आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 24, मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? जो मोमबत्ती जलता है उसकी बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑक्सीजन के कारण, नाइट्रोजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण और ऑप्शन डी की बात करें तो हीलियम के कारण। तो यह किसके कारण दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि नाइट्रोजन के कारण दिखाई देता है। ऑक्सीजन का खोज आपको प्रिस्टले के द्वारा किया गया था और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आपको CO2 होता है और हीलियम का खोज लोकेयर के द्वारा की गई थी। हीलियम एक इनर्ट गैस है जिसके यह अपवाद में है कि जिसके 72 कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं तो जितने भी इनर्ट गैस है उसके 72 कक्षा में आपको 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पीत का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? जो पीत का उत्सर्जन होता है वह किसके द्वारा होता है? यकृत, अग्नाशय, बड़ी आंत और छोटी आंत। तो पीत का उत्सर्जन आपको ऑप्शन ए यकृत के द्वारा होता है और जमा कहाँ होता है? तो ये पित्ताशय में जमा होता है। अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा भोजन पचता है छोटी आंत में, जिसे डिडोनियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव, महावीर, पार्श्वनाथ और अजितनाथ। तो जैन धर्म के संस्थापक आपको ऑप्शन ई यानी कि ऋषभदेव को माना जाता है। और जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन थे? और 24वें आपको महावीर थे। अंतिम और 24वें आपको महावीर थे। पार्श्वनाथ 22वें थे और अजितनाथ की बात करें तो अजितनाथ आपको दूसरे थे। तो ये सारे जैन धर्म के तीर्थंकर को अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और संभवनाथ तृतीय थे। क्वेश्चन नंबर 27, यहूदी धर्म की स्थापना किसने किया था? यहूदी जो धर्म है उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जरथुस्ट्र, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब और मूसा। यहूदी धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि इस मूसा के द्वारा किया गया था। मोहम्मद साहब का जन्म 570 में मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ था।
संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो संपूर्ण क्रांति का नारा यह किसके द्वारा दिया गया था? तो इकबाल, जयप्रकाश नारायण, प्रमोद नारायण और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 में दिया गया था, जब इमरजेंसी लगा था। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला था 1913 में। क्वेश्चन नंबर 29, जोग गरसोप्पा झरना किस राज्य में है? जोग जो गरसोप्पा झरना है वह भारत के किस राज्य में है? यह शरावती नदी पर है। सबसे पहले नदी को याद रखेंगे, आपके एग्जाम में नदी पूछा जाता है, तो यह शरावती नदी पर है। केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। जब मैंने शरावती नदी की बात कर दिया होगा तो आपके दिमाग में जरूर आंसर खटकता होगा कि कौन सा आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक राज्य में है, जो कि शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। केरल की बात करें तो इडुक्की परियोजना आपको केरल में है, जो कि पेरियार नदी पर है। श्रीशैलम आपको आंध्र प्रदेश में है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा भूरा कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 30, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? एफिल टावर जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस में, अमेरिका में, जापान में और रूस में। तो एफिल टावर आपको ऑप्शन है, यानी कि यह फ्रांस में है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी आपको वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति आपको कमला हैरिस है, जो कि 49वीं है। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान के हाल ही में प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और रूस की राष्ट्रपति की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। क्वेश्चन नंबर 31, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस, गोल्फ, घुड़सवारी और बैडमिंटन। तो मलेशिया के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो ऑप्शन डी, यानी कि बैडमिंटन है। बैडमिंटन आपको दो देश का राष्ट्रीय खेल है। एक देश हमें अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि मलेशिया किस देश का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 32, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब किया गया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब किया गया था? 1948, 1958, 1961 और 1971। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना आपको ऑप्शन सी, यानी कि 1961 में किया गया था, बेलग्रेड में। 1948 की बात करें तो एनसीसी की स्थापना आपको 1948 में की गई थी और 1958 का डीआरडीओ की स्थापना 1958 में किया गया था। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था और बांग्लादेश आपको दिसंबर 1971 में स्वतंत्र हो गया था। क्वेश्चन नंबर 33, वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? जो वेद थी वह उसकी रचना किस भाषा में की गई थी? आपको 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो उसकी भाषा क्या थी, यह क्वेश्चन आपके पूछा जा रहा है। तो उसकी भाषा थी आपको संस्कृत। वेदों की भाषा थी संस्कृत। सबसे पुराना वेद आपको ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद है जो कि अथर्ववेद है। और गद और पद दोनों वेद को यजुर्वेद के कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह डेट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल और महात्मा गांधी। तो केसर ए हिंद की उपाधि आपको ऑप्शन डी, यानी कि महात्मा गांधी ने लौटा दिया था। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और अभी तक सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले जवाहरलाल नेहरू ही हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इसका नारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा दी गई थी।
क्वेश्चन नंबर 35, साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? जो साइमन कमीशन है वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो लॉर्ड इरविन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डलहौजी। तो साइमन कमीशन आपको लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था और इनका शासनकाल 1927 से लेकर 1931 तक था लॉर्ड इरविन के। इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से लेकर 1905 तक था, अक्टूबर 1905 तक था। इन्हीं के शासनकाल में आपको बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी की शासनकाल आपको 1848 से लेकर 1856 तक था और इन्हीं के शासनकाल में आपको रेल, डाक, तार सभी चलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 36, किसका चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? किसका चारों ओर, यहाँ किसका होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। किसका चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी प्रशांत महासागर। कभी कभी आपके एग्जाम में क्रम पूछा जाता है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन। तो सबसे बड़ा की बात करें तो आपको प्रशांत महासागर है और दूसरे स्थान पर आपको अटलांटिक महासागर है और तीसरे स्थान पर आपको हिंद महासागर है और चौथे स्थान पर आपको आर्कटिक महासागर है। तो इस क्रम को भी आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है? नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है? तो बुल्लर झील, चिल्का झील, गोखुर झील और मेघना झील। तो नदी के घुमावदार से आपको गोखुर झील होता है, चिल्का झील उड़ीसा में और बुल्लर झील आपको जम्मू कश्मीर में, जो ताजे पानी, मीठे पानी का बुल्लर झील है। क्वेश्चन नंबर 38, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चीन का मैनचेस्टर पूछा गया है कि किसे कहा जाता है? तो पेकिंग को, संघाई को, ओसाका को और ऑप्शन डी की बात करें तो ताइपे को। तो चीन का मैनचेस्टर आपको ऑप्शन बी यानी कि संघाई शहर को कहा जाता है। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन से भारत के 5 राज्य की सीमा लगता है। वह 5 राज्य आपको उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश है। यही 5 राज्य की सीमा चीन के साथ लगता है। क्वेश्चन नंबर 39, मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया गया है? जो मानचित्र होता है उसमें नदी को कौन सा रंग से दिखाया गया? तो पीला, हरा और नीला। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि नीला रंग से मानचित्र में दिखाया गया है और भूरा रंग से पर्वत को दिखाया गया है। दोनों चीज़ अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, डोलेराइट किस प्रकार का चट्टान है? डोलेराइट जो है वो किस प्रकार की चट्टान है? अग्नीय चट्टान, अवसादी चट्टान, केंद्रित चट्टान और अपभ्रंश चट्टान। तो डोलेराइट आपको ऑप्शन है यानी कि अग्नीय चट्टान है। संगमरमर आपको केंद्रित चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 41, ली कमीशन की स्थापना कब किया गया था? तो ली कमीशन की स्थापना यहाँ पर पूछा गया है कि कब किया गया था। 1923 में, 1942 में, 1933 में और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो ली कमीशन की स्थापना आपको ऑप्शन ए यानी कि 1923 में किया गया था, यानी 23-24 कहीं कहीं देता है तो आप 1923 और 24 में ली कमीशन की स्थापना की गई थी। ली कमीशन की स्थापना के बाद ही संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में किया गया था और 1942 की बात करें तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 1933 में नलिनी सिंह गुप्त ने कांग्रेस की महिला अध्यक्ष भारतीय दूसरी बनी थी और पहली आपको 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी और 1917 में आपको एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। आइए
इस पीडीएफ में 42 क्वेश्चन थे और 42 क्वेश्चन नंबर के डिस्कशन आपके सामने कर रहा हूँ। धारावाड़ का पठार जो है किस राज्य में है? धारावाड़ का पठार भारत के किस राज्य में है? केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। तो धारावाड़ के पठार आपको ऑप्शन सी यानी कि कर्नाटक में है। केरल की बात करें तो अनिमुदी की पहाड़ियाँ आपको केरल में है। छत्तीसगढ़ की दंडकारण्य के पहाड़ आपको छत्तीसगढ़ में है। और झारखंड की बात करें तो स्वर्णरेखा नदी आपको झारखंड से निकलती है। इस तरह 42 क्वेश्चन को जो डिस्कशन किया गया है, जो अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे और चारों ऑप्शन के डिस्कशन काफ़ी किफ़ायती के तरीक़ा से किया गया, जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ज़रूर क्वेश्चन टकराए। और ऐसे आप डिस्कशन करते रहेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और जीके जीएस पे काफ़ी पकड़ हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी चीज़ को पढ़िए तो आप अच्छे से पढ़िए, एक रूटीन की तरफ फॉलो कीजिए। और नए लोग जो भी चैनल पे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और भी स्टूडेंट को इसे मिले। और डेली जो शाम को लाइव क्लास होता है उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट हों, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पर डिस्कशन भी किया जाता है। वह 90 मिनट का सीरीज चलता है और जैसे ही ग्रुप डी का एग्जाम खत्म होगा उसमें बिहार स्पेशल, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस को टारगेट बनाकर उस क्विज को स्टार्ट किया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम तक काफ़ी ही किफ़ायती तरीक़ा से उसे डिस्कशन करके समझाया जाएगा, जो एग्ज़ाम में आप गलती नहीं कर पाएंगे। तो चलिए धन्यवाद इसी के साथ, और मिलेंगे शाम 7 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइव में। तब तक के लिए धन्यवाद।